बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, भारतीयों की तरफ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर बकौल पाकिस्तानियों के एक बहुत एडवांस जेट है और पाकिस्तान की एयरफोर्स इस तैयारे को अपनी बैकबोन भी तस्लीम करती है, मगर इस तैयारे को चीन खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता। दूसरी जानब कुछ पाकिस्तानी भाई भी हैं जो अक्सर पूछते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस ने भारत के साथ मिलकर बनाया, लेकिन इस मिसाइल को रूस खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों सवालों के जवाब आपको तफसील से दे सकूं। नाज़रीन मोहतरम, चाइना JF-17 थंडर इस्तेमाल क्यों नहीं करता, इसके जवाब के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों, JF-17 थंडर को बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि यह पाकिस्तान एयरफोर्स के एजिंग एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। जो एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर की जगह रिप्लेस करने थे उनमें मिराज 3 एंड 5, A5 बॉम्बर और F-7 PG शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को ऐसे प्लेटफार्म की भी जरूरत थी जिसमें वो अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सके और वो किसी दूसरे पर मुनहसर ना हो। दोस्तों, 1982 में इंडिया ने MiG-29 फिलकरम को परचेज कर लिया, जिसके बाद चाइना को भी न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई। 1987 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट साइबर 2 को इनिशिएट किया और इस प्रोजेक्ट का मकसद चंगेडू F-7 एयरक्राफ्ट का नया वेरिएंट निकालना था और इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन और अपग्रेड करना था। और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के मदद अमेरिकन कंपनी ग्रूमन और चाइना के एक्सपर्ट कर रहे थे, लेकिन 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगा दी और पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहा। उसी साल चाइना और अमेरिकन कंपनी ग्रूमन ने एक नए प्रोजेक्ट सुपर 7 के डिज़ाइन पर काम शुरू किया, जिसके जरिए चंगेडू F-7 को दोबारा रीडिज़ाइन और अपग्रेड करना था। लेकिन 1989 में चाइना में डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसे उस वक्त की चाइनीज गवर्नमेंट ने सरप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने चाइना पर पाबंदियां लगा दी और इन पाबंदियों की वजह से ग्रूमन को यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। चाइना ने 1988 और 1991 में दो नए लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर काम शुरू किया। 1988 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसके जरिए J-10 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को बनाया जाना था और 1991 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसके जरिए JF-17 थंडर को बनाया जाना था। 1995 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक MOU साइन हुआ। उसी साल JF-17 थंडर के डिज़ाइन पर काम शुरू किया गया और इस डिज़ाइन में रशियन कंपनी मिक्वान ने भी काफ़ी हेल्प की। शुरू में JF-17 थंडर में वेस्टर इंजन और एवियोनिक्स को इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान पर दोबारा USA ने पाबंदियां लगा दी और इस तरह वेस्टर्न कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया, जिससे JF-17 का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हो गया। 1988 में चाइना के J-10 एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल की और इसकी प्रोडक्शन 2002 में स्टार्ट कर दी गई और 2006 में इसे चाइनीज़ एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया, जबकि JF-17 थंडर की पहली टेस्ट फ्लाइट 2003 में कंप्लीट हुई और 2007 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और उसी साल इसे पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने JF-17 थंडर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि J-10 और JF-17 थंडर दोनों ही सिमिलर प्लेटफार्म के एयरक्राफ्ट हैं और दोनों ही लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जो J-10 एयरक्राफ्ट है वो JF-17 थंडर से ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि इसे रशियन एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया। सो चाइना ने डिसाइड किया कि हम J-10 को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी एयरफोर्स एक ही प्लेटफार्म के मल्टीपल एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी वजह यह है कि J-10 जो एयरक्राफ्ट है वो JF-17 थंडर से पहले ही तैयार हो चुका था और उसे JF-17 थंडर से पहले ही चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया था, तो चाइना को अब एक नए एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं थी। JF-17 थंडर भी काफ़ी काबिल प्लेटफार्म है, लेकिन ये J-10 से कदरे पीछे है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि एक मेजर इम्प्रूवमेंट है इस प्रोग्राम में, इस इम्प्रूवमेंट के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन चुका है। पाकिस्तानी इंजीनियर ने JF-17 थंडर प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ कहते हैं कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि लड़ाका तैयारे को पूरी तरह से पाकिस्तान में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट अज़म के तहत अगले 10 से 12 सालों में पाकिस्तान खुद 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा बनाने जा रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको इस बात का जवाब मिल चुका होगा कि चीन JF-17 थंडर को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अब आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ, जिसको सिर्फ भारत ही इस्तेमाल क्यों करता है, हालांकि इसे रूस ने भारत के साथ मिलकर बनाया है।
क्या ये मिसाइल इस काबिल नहीं कि रूस इसे अपने दफा का हिस्सा बनाए? जी नहीं, ये मिसाइल ज़बरदस्त और ख़तरनाक है और इसके शामिल होने से भारत की दिफाई सलाहियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। मगर रूस के इस मिसाइल में दिलचस्पी इसलिए नहीं देखी गई क्योंकि ये मिसाइल रूस के P-800 मिसाइल का एक वेरिएंट है जो कि पहले से ही रूस के दिफा का हिस्सा है और ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा फासले पर मार कर सकता है। और दूसरी वजह यह है कि रूसी नेवी के फ्राइगेट पहले से ही ऐसे वेपन सिस्टम से लैस है और उन पर मजीद ऐसे हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर रूसी नेवी भी मजीद फ्राइगेट अपनी नेवी में शामिल करती है तो मुमकिन है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम उनका हिस्सा हो। दोस्तों, ये ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें रास्ते में तबाह करने वाले हथियार 100 मौसर भी नहीं हो सकते। इन्हें रास्ते में तबाह करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। अगर आप ये सोच सकते हैं कि क्या पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकता है, और अगर रोक सकता है तो पाकिस्तान इस मिसाइल को रोकने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तफसील से इन हथियारों के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा जो सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानियों और भारतीयों को अपने अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।